कि हरियाणा में बीजेपी कामयाब रही अपनी सरकार बचाने में। अब ले लीजिए उपचुनाव, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। लग तो ये रहा था कि कहीं ये सभी सीटों पर अपना कब्जा करेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी वहां पर 2 सीटें थी। और इसी तरीके से साउथ में जो 2 लोकसभा के उपचुनाव हुए, 2 लोकसभा के उपचुनाव में बीजेपी तो नहीं आई। अभी आपने देखा होगा कि संविधान के साथ भी ये खिलवाड़ करना चाहते हैं। अखिलेश यादव जी, ममता जी और राहुल जी, ये तीनों मिल करके टक्कर देंगे। लोकसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आए उसको देखकर इंडिया अलायंस उत्साहित था और ऐसा लग रहा था कि केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार के खिलाफ जनता के बीच जो कथित रोष की बात हो रही थी, उसे धीरे धीरे वोटर्स को लामबंद करने में इंडिया अलायंस कामयाब हो रहा है, ऐसा दिखता गया। लेकिन फिर इसके बाद जब हरियाणा हुआ और अब महाराष्ट्र हो चुका है, तो क्या यहाँ से इंडिया अलायंस आगे अपना भविष्य क्या देख रहा है? और खासकर यूपी के जो उपचुनाव के नतीजे आए वो अखिलेश यादव के लिए अच्छे नहीं रहे। सोच कुछ और रहे थे, हुआ कुछ और। लेकिन महाराष्ट्र में फिर भी अखिलेश यादव अच्छा कर गए। वो इंडिया अलायंस के एक घटक दल हैं और एक प्रमुख नेता भी हैं, चेहरे भी हैं। महाराष्ट्र में जिस तरह से कांग्रेस की हालत सामने आई, उसके बाद अब आवाज उठने लगी है कि ममता बनर्जी को आप नेता बनाएंगे जब तक, तभी इंडिया अलायंस आगे बढ़ेगा। अखिलेश यादव भी अब कतार में है एक चेहरे के तौर पर। क्या इस वक्त चल रहा है राजनीति में आगे इंडिया अलायंस किस तरफ जाता दिख रहा है? आज मैं एक चर्चा कर रहा हूं। डॉक्टर एहसन सचान मेरे साथ हैं, सपा के राष्ट्रीय सचिव हैं और उत्तराखंड समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। सर, 19 के चुनाव के जो परिणाम, अभी जो लोकसभा चुनाव 2024 में वो जो परिणाम आए वो बिल्कुल अलग से थे। जो 19 में नहीं हुआ, 14 में तो एक तरफा हो गया था। यहाँ से भरोसा मिला था इंडिया अलायंस को। लेकिन ये जो हरियाणा हो गया, फिर अब महाराष्ट्र हो गया, अब ये क्या कह रहा है? देखिए, जो चुनाव अभी हुए हैं, चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे देश में जो उपचुनाव हुए हैं, इसके बारे में जो मेरा तर्क है, मेरा तर्क ये है कि हरियाणा में बीजेपी कामयाब रही अपनी सरकार बचाने में, लेकिन इसके साथ साथ वहाँ पर हमारा इंडिया गठबंधन का भी प्रदर्शन बेहतर रहा। महाराष्ट्र में वहाँ पर बीजेपी और शिवसेना जो अजीत वाली थी, वो अपनी सरकार बचाने में सफल रही। लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरा विपक्ष है वो भी मजबूत हुआ है। आप अब ले लीजिए उपचुनाव, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार ने जितने साम दाम दंड भेद और प्रशासन को लगा करके, तो वहाँ जो चुनाव हो रहा था, बीजेपी सरकार के साथ साथ प्रशासन चुनाव लड़ रहा था। आपने जिस तरीके से गुंडागर्दी, जिस तरीके से वोटरों को धमकाना, उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी 2 सीटें वहाँ पर, लग तो ये रहा था कि कहीं ये सभी सीटों पर अपना कब्जा करेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी वहाँ पर 2 सीटें ले आई। तो बीजेपी हारी है। अगर होना तो ये चाहिए था कि 9 सीटें बीजेपी लाते। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ एक भी बीजेपी नहीं ला पाई। बंगाल में वहाँ पर ममता जी की सरकार है, टीएमसी की सरकार है, वहाँ एक भी बीजेपी नहीं ला पाई। और इसी तरीके से साउथ में जो 2 लोकसभा के उपचुनाव हुए, 2 लोकसभा के उपचुनाव में बीजेपी तो नहीं आई। हाँ, वही महाराष्ट्र का और वायनाड का। तो दोनों जगह 2 चुनाव हुए इस उपचुनाव में, दोनों जगह बीजेपी नहीं आ पाई। तो बेसिकली ये कहना कि बीजेपी की बढ़त बनी है, अब भी इंडिया अलायंस हमारा बहुत मजबूत है और इंडिया अलायंस
वो आगे जिस तरीके से आपने देखा होगा कि ईडी का आप प्रयोग कर रहे हैं, सीबीआई का आप प्रयोग कर रहे हैं, इनकम टैक्स का आप प्रयोग कर रहे हैं, और इतने सब हथकंडे अपनाते हुए भी आप जहां जहां आपकी सरकारें थी वहां भी आपको कुछ सीटों से हाथ धोना पड़ा है। और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, यहाँ पर 80 लोकसभा सीटें हैं और हम 37 सीट लेकर के आए थे। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी एक ऐसा एक चेहरा है कि जो उनका पीडीए का नारा दिया, उस पीडीए का भी उन्होंने कहा है कि अब 90 के ऊपर 10 का राज नहीं चलेगा। जो ये कहा है कि 90 के ऊपर 10 का राज नहीं चलेगा, इसके माने हैं कि अब हमें चाहे किसान हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो और पिछड़े वर्गों के लोग, इनको सत्ता चाहिए। और सत्ता इस वजह से चाहिए कि अभी तक बहुत प्रताड़ित हो रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि संविधान के साथ भी ये खिलवाड़ करना चाहते हैं। कहते हैं कि समाजवाद, जो हमारे संविधान के एम्बलम में 2 चीज़ें को निकालने का एक साजिश किया जा रहा है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो बेसिकली अगर ये किसी तरीके से जो इनका नारा हुआ करता था कि अब की बार 400 पार वो आ नहीं पाए, 240 में अटक गए, यहाँ की जनता को समाजवादी पार्टी धन्यवाद देना चाहती है कि अगर कहीं ये 400 पार आ जाते तो संविधान में सबसे पहले छेड़खानी की जाती, और संविधान को ये बदलना ये आरएसएस का एक एजेंडा है। तो ये तो आरएसएस के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। अभी जिस तरीके से यहाँ पर संभल में क्या हुआ, संभल में पूरी तरीके से अब इन्होंने एक नया पैंतरा कि पोलराइजेशन करो और सत्ता में बने रहो। आपने सर संविधान वाला जिक्र किया, उसको भी मैं जोड़कर ये जानना चाह रहा था। महाराष्ट्र में अखिलेश यादव महाविकास अघाड़ी में तो शामिल थे नहीं, करीब 9 प्रत्याशी उन्होंने उतार दिए थे। बाद में शरद पवार के कहने पर 4 पीछे लेना चाह रहे थे, लेकिन नामांकन की तो वापस लेने की तिथि भी चली गई, वो एक अलग विषय है। उसके बावजूद 2 सीटें अखिलेश यादव जीतने में कामयाब रहे, एक अच्छा प्रदर्शन रहा। लेकिन महाराष्ट्र की जो आप बात कर रहे हैं, वहाँ पर एक दिलचस्प बात इंडिया अलायंस को लेकर दिख रही है। हरियाणा में दिखी 29% वोट कांग्रेस लेकर आई, लेकिन सीटों का जब आंकड़ा दिखा तो सत्ता से बाहर हो गई। महाराष्ट्र में भी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी वोट शेयर के नाम पर अभी कांग्रेस है, और जो एकनाथ शिंदे गुट है शिवसेना का, वो उससे कम में है, कांग्रेस से कम में है, लेकिन सीटों में ज़्यादा हो जा रहा है। और उसी तरह से शरद पवार का जो वोट शेयर है वो ज़्यादा है, लेकिन अजित पवार से सीटों में पीछे हैं। तो ये जो कैलकुलेशन है इंडिया अलायंस, क्या ज़मीन पर बूथ लेवल पर वो जो माइक्रो मैनेजमेंट है वो करने में फेल दिख रहा है इंडिया अलायंस? भाई लोग तो वोट देना चाह रहे हैं, और आप इंडिया अलायंस के लोग, खासकर कांग्रेस के लोग, एक एक पॉकेट में जाकर बैठ रहे हैं। जो उनकी अपनी सीटें हैं वो उन्हीं को सहेजने में जुटे हैं, लेकिन दूसरी जगह उन्हें वोट ही नहीं मिल पाता। तो ये मैनेजमेंट तो कहीं हिल नहीं गया इंडिया अलायंस का, ऐसे कैसे आगे चलेगा? देखिए, ये जो आपने कहा कि जनता हमारे साथ है, इंडिया अलायंस के साथ है, जो महाराष्ट्र का आपने एग्जाम्पल दिया और हरियाणा का एग्जाम्पल दिया, हमारा वोट, हाँ, वोट शेयर इतना है। और मैं समझता हूँ कि चूंकि सरकारें वहाँ भारतीय जनता पार्टी की हैं, और भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर शिवसेना जो अजीत वाला और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो उन्होंने जो चुनावी मशीनरी और जितने और हथकंडे, वोटर लिस्ट में छेड़खानी, इन सब को अपनाया। उसके बावजूद तब वो इतनी स्थिति हो पाई, क्योंकि जब वोटर हमारे साथ है, हमारा परसेंटेज ज़्यादा है, उसके बावजूद भी हम तो बहुत थोड़े थोड़े से हार गए। और जो थोड़े थोड़े से हार गए, वो जो सत्ता में बैठे हुए हैं, सरकार जिसकी है, उन्होंने उसको मैनेज करने में वो सफल रहे, ये मैं मानता हूँ। लेकिन अब अभी बहुत ही जल्दी इंडिया गठबंधन के लोग मिलेंगे, क्योंकि देश जिस तरीके से अभी ये सुप्रीम कोर्ट में जो मामला आया है, संविधान के साथ छेड़खानी ये अब भी करेंगे।
240 इनके सांसद हैं, लेकिन अब भी इस तरीके की बातें करेंगे कि संविधान में छेड़खानी की जाए। क्योंकि आरएसएस अभी जो मोहन भागवत हैं, मोहन भागवत कहते कुछ हैं और उनका इशारा कुछ और होता है। इंडिया अलायंस, अब चूंकि ये चुनाव निपटे हैं, फिर उसके बाद अगले साल भी अब चुनावों का समय आ रहा है। बिहार में चुनाव होने हैं, दिल्ली के चुनाव होने हैं। जाहिर सी बात है इंडिया गठबंधन सर जोड़कर बैठेगा। इस बीच सर चर्चा होने लगी है कि ममता बनर्जी के ही नेताओं ने कहा है, अभी तो फिलहाल चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या ये वक्त है इंडिया अलायंस के लिए कि ममता दीदी को लाया जाए, उन्हें इंडिया का चेहरा बनाया जाए, नेता घोषित किया जाए। वो बेहतर तरीके से सामना कर सकती हैं केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह दोनों के जवाब में। क्या आपको लगता है, क्या राहुल गांधी वो चेहरा हो सकते हैं या अखिलेश यादव को आप मानते हैं? इन तीनों में से कौन सा नाम? देखिए, उत्तर प्रदेश में मैंने कहा कि 80 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी, उनका जो चुनावी प्रबंधन है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो जमीनी स्तर पर माइक्रो एनालिसिस करके वो आगे बढ़ते हैं और उनका जो सबसे बड़ा सबका साथ वाली जो बात है, सभी जातियों को वो साथ लेकर के हम 37 सीटें लाए थे। और मैं मानता हूँ कि इसके साथ ही साथ और भी नेता हैं, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी का जो एक उनका प्रबंधन है, उनकी छवि और हाईली क्वालिफाइड, तो एक ऐसा नेता है जिस पर एक तरीके से अगर इंडिया गठबंधन सब लोग सहमत होते हैं तो मैं समझता हूं कि एक प्रयोग करने में कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अखिलेश यादव जी नॉर्थ इंडिया के जो वर्तमान में मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि दिल्ली की गद्दी का रास्ता देखिए, मोदी जी अल्टीमेटली कहाँ से लड़े? बनारस से लड़े, तभी दिल्ली गए। तो दिल्ली की गद्दी का रास्ता अल्टीमेटली उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है। तो मैं समझता हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी, जहां तक रही ममता बनर्जी की, बहुत डायनेमिक हैं और उन्होंने जिस तरीके से मोदी जी को, बीजेपी की सरकार को और पूरी तरीके से चने चबवा दिए, वो एक बहुत ही ऐतिहासिक उनके निर्णय हैं, बहुत ही कर्मठ, बहुत ही जुझारू। और राहुल गांधी ये भी एक अच्छे नेता हैं और इन्होंने हमारी समझ से जितनी पदयात्रा इन्होंने की शायद ही किसी नेता ने की हो। तो एक ऐसा समीकरण बन रहा है कि अखिलेश यादव जी, ममता जी और राहुल जी, ये तीनों मिल करके टक्कर देंगे। और मैं समझता हूं कि आगे आने वाले समय में जो गलतियां हुई हैं हमारी इंडिया गठबंधन से, अब चाहे प्रदेश के चुनाव हो चाहे अन्य चुनाव हो, उनमें गलतियां नहीं होंगी। और पूरी तरीके से इस समय हमें संविधान पर और लोकतंत्र को बचाने के लिए, यहाँ तक कि हमें मीडिया को बचाना है, यहाँ तक कि हमें लेखकों को, पत्रकारों को, इन सबको बचाना है और देश को बचाना है। देश में जिस तरीके से बेरोजगारी, देश के युवा परेशान है, जिस तरीके से घोटाले हो रहे हैं, अभी ये जो घोटाला अडानी वाला जो अमेरिका में रिपोर्ट दर्ज होती है, तो ये कोई कम नहीं है। बेसिकली अगर हम बीजेपी को नहीं हटा पाए तो हम बहुत ही जल्दी गुलाम हो जाएंगे। पहले तो हम विदेशों के, इंग्लैंड के गुलाम हुआ करते थे और अब हम देसी अडानी अंबानी इनके गुलाम देश हो जाएगा। संविधान को रौंदने की साजिश आरएसएस लगातार कर रहा है, वो अब हम नहीं होने देंगे। यानी कि नेता कोई भी बने, ममता दीदी साथ आ जाएं इंडिया की। स्वाभाविक है कि ममता जी का एक बहुत बड़ा एक कद है और नेता कोई भी बने, सब लोग मिल करके बैठ करके डिसाइड कर लेंगे कि कौन नेता बनता है। क्योंकि हमें, हमारे लिए लक्ष्य बहुत बड़ा है, लोकतंत्र और संविधान, उसको हम किसी तरीके से छेड़खानी नहीं करने देंगे। बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद, धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर एस एन सचान, जो कि
सपा के राष्ट्रीय सचिव हैं और लगातार राजनीतिक मामलों में अपनी एक खास राय हमेशा रखते हैं। पुराने नेता हैं, खाटी नेता हैं, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार काम करते आ रहे हैं। अखिलेश यादव जाहिर सी बात है एनर्जेटिक हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं और नौजवान युवाओं में उनकी बात भी उसी फोर्स के साथ पहुंचती है। यूपी में ये सब ने देखा है, लोकसभा चुनाव में पीडीए का नारा दिया तो उसमें सफल होते दिखाई दिए। अब तो 90-10 की बात करने लगे हैं। 90 में कौन है, 10 में कौन है, ये आने वाला वक्त भी बताएगा। अभी बहुत सारी चीज़ें फिल्टर होकर आएंगी। क्या इंडिया का चेहरा बनेंगे अखिलेश यादव? क्या राहुल गांधी को अब इंडिया की कमान ले लेनी चाहिए, या ममता दीदी अब वो वक्त आ गया है कि ममता दीदी आएँ और उन्हें चेहरा बनाया जाए? इस तरह की चर्चाएं इंडिया अलायंस में चल रही हैं। बहरहाल महाराष्ट्र के जो नतीजे आए वो इंडिया अलायंस को सोचने पर मजबूर करेंगे कि जनता अगर साथ है, अगर तमाम एग्जिट पोल भी कह रहे थे और तमाम होता हुआ दिख रहा था कि चुनाव जीता जा सकता है, तो फिर नतीजों में चीज़ें क्यों नहीं बदल रही? ईवीएम मशीन को लेकर लगातार सवाल उठते हैं, चुनावी प्रबंधन को लेकर, सत्ता का जो जोर लगता है, मौजूदा सरकार अगर उपचुनाव में जा रही है या कहीं पर चुनाव करा रही है, उस पर भी सवाल उठते हैं। इन तमाम दिक्कतों से बाहर निकलना पहले बहुत ज़रूरी है, बाद में मुद्दे आएंगे और वो मुद्दे क्या आप शिफ्ट होते दिखाई देंगे, कुछ नए मुद्दे आएंगे, कुछ नई बातें होंगी। इंडिया अलायंस यहाँ से क्या ऊपर उठ पाएगा, उस पर रहेगी नज़र। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमंत, जय भारत टीवी।